हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे जरा जल्दी से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और मैं एक बेहतरीन सा सेशन यहाँ पर लेकर आपके सामने उपस्थित भी हूँ। मेरे प्यारे बच्चा, किस टॉपिक पर, किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे? भूकंप टॉपिक पर चर्चा होगी। अर्पित शाक्य जी, राजेश मजूका जी, छोटू यादव जी, यतिन शाहू जी, काजल जी, सोनम कुमारी जी, नेहा प्रसाद जी, विश्वजीत महाजन जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन भी है मेरे बच्चे। और जो लोग अभी तक क्लास में लाइव नहीं आए उनसे मेरे प्यारे बच्चों अनुरोध भी है कि वो फटाफट से क्लास में लाइव आ जाए, क्योंकि आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। एक बेहतरीन से सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित भी हूं। मेरे बेटा, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भूकंप। टॉपिक का नाम है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, ये है मेरे बच्चे टॉपिक। ये टॉपिक का नेम है, ठीक है। क्या होता है भूकंप? कल इस संबंध में आप लोगों के साथ चर्चा की थी, है ना। मैंने बताया था कि पृथ्वी के क्रस्ट में 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती है। एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में 7 लार्ज प्लेट्स, 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। बोलो जी, कितनी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं मेरे बच्चों? 7 बड़ी प्लेटें पृथ्वी के क्रस्ट में पाई जाती हैं। यहां देखिए आप फटाफट से, ये मेरे बच्चों आप देख पा रहे हो, है ना। ये देखिए, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है मेरे बेटा। मोस्ट अपर लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपरी परत। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को ही हम क्रस्ट कहते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इसके नीचे है मेंटल, और मेंटल में कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं भाई, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और उन रेडियो एक्टिव पदार्थों से रेडियो तरंगें निकलती हैं। अब कुछ तरंगें इस दिशा में बटेंगी, इस धरातल से टकराकर, क्रस्ट से टकराकर, कुछ इस दिशा में बटेंगी। ऐसे ही यहां पर भी होगा। तरंगें निकली, कुछ इधर, आधी इधर बट गई और आधी इधर बट गई। यहां से भी तरंगें निकली, आधी इधर बट गई, आधी इधर बट गई। यहां से भी तरंगें निकली, कुछ इधर बट गई, कुछ इधर बट गई मेरे बच्चा। अब क्या हुआ मेरे बच्चा? इनके कारण क्रैक्स पड़ गई, दरारें पड़ गई मेरे बेटा। बोलो ये क्या पड़ गई? क्रैक्स, दरारें पड़ गई। कहां? पृथ्वी के क्रस्ट में। क्या पड़ गई मेरे प्यारे बच्चा? दरारें, क्रैक्स पड़ गई। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, दरारें पड़ गई। और इन दरारों के कारण ही पृथ्वी का क्रस्ट कुछ टुकड़ों में विभाजित हो गया, कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया मेरे बच्चा, है ना। कुछ टुकड़ों में विभाजित हो गया। जैसे देखो, एक दरार ये, एक दरार ये, एक दरार ये, एक दरार ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये इस प्रकार से कितनी, इन दरारों के कारण पृथ्वी का क्रस्ट कितने भागों में विभाजित हो गया मेरे बच्चों? 7 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित हो गया मेरे बच्चे, 7 पार्ट्स में। और ये क्या है? ये 7 बड़ी प्लेटें हैं भाई। ये क्या है? ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटें हैं। 7 लार्ज प्लेट्स, 7 लार्ज प्लेट्स, 7 बड़ी प्लेटें, 7 लार्ज प्लेट्स हैं मेरे बच्चे, ठीक है। 7 बड़ी प्लेटें हैं। इनके नाम क्या है मेरे बच्चों? बोलो, इनके आखिरकार नाम क्या है? तो हम जानेंगे मेरे बेटा। मैंने हालांकि कल भी बताया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं बताऊंगा आपको कि इनके नाम आखिरकार क्या है। ये देखिए, इन 7 बड़ी प्लेटों में एक प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, लियन प्लेट, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट,
ठीक है जी। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट प्लेट। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये मेरे बच्चा पृथ्वी के क्रस्ट में पाई जाने वाली 7 बड़ी प्लेटें हैं, 7 लार्ज प्लेट्स हैं। और ये जो पृथ्वी के क्रस्ट में पाई जाने वाली 7 बड़ी प्लेटें हैं मेरे बच्चों, वो दुर्बलता मंडल के मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं। दुर्बलता मंडल क्या है? मेंटल का जो ऊपरी भाग है, मेंटल का जो अपर पार्ट है, ऊपरी भाग है, उसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है, उसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। बोलो जी क्या कहा जाता है? उसे दुर्बलता मंडल, यानी कि उसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है जी? दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। प्यारे साथी क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का बना हुआ तालाब है, मतलब सॉरी पानी का तालाब है, उस पानी के तालाब को लकड़ी के टुकड़ों से ढक दें, तो वो लकड़ी के टुकड़े कैसे तैरेंगे? ऐसे 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 करके तैरेंगे उसमें। यानी कि वो एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं ऐसे करके, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, और एक दूसरे के सहारे कुछ इस प्रकार से सरक भी सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, और एक दूसरे के सहारे सरक भी सकते हैं। इस प्रकार से मेरे बच्चों आप यहां पर देख पा रहे हो। तो उसी प्रकार वो लकड़ी के टुकड़ों की भांति ये जो प्लेटें हैं वो दुर्बलता मंडल के मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। क्या कर रही हैं? मैग्मा के ऊपर स्विमिंग कर रही हैं, मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं मेरे बेटा। किसके ऊपर तैर रही हैं? मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं मैग्मा के ऊपर। मेरे बच्चों विशेष तौर पर आप ध्यान रखना इस चीज का। क्या कर रही हैं? स्विमिंग कर रही हैं, तैर रही हैं मेरे बेटा। और जब ये तैरती हैं तो 3 प्रकार से वही क्रिया करती हैं। ये भी कैसे क्रिया करेंगी मेरे बेटा? या तो एक दूसरे से टकराएंगी, या एक दूसरे से दूर जाएंगी, या एक दूसरे के सहारे से करके सरकेंगी। तीनों ही स्थितियों में कंपन पैदा होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और ये सडन वाइब्रेशन क्या कहलाता है? इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी को भूकंप कहते हैं। अ सडन वाइब्रेशन इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला अकस्मात कंपन, पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। बोलो, पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन क्या कहलाता है बच्चों? भूकंप कहलाता है। मैंने कल आप लोगों को बताया था। यहां पर देखिए फटाफट से क्या लिखा हुआ है। लिखा है भूकंप के बारे में क्या? बोलो फटाफट से मेरे बच्चों। लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा है मेरे बेटा? कि पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। देखो, पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन जो है वो भूकंप कहलाता है। वाइब्रेशन है, ये कंपन है मेरे बच्चा। अ सडन वाइब्रेशन इन द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक, उसे भूकंप कहते हैं। अ सडन वाइब्रेशन इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी साथी क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं उसे। ठीक है जी। चलिए, अब ये समझ में आ गया भूकंप आखिरकार कैसे उत्पन्न होता है, होता क्या है? कंपन है। अब ये किन कारणों से उत्पन्न होता है, जरा कारणों की अगर हम चर्चा करें, भूकंप के क्या कारण हैं, तो मेरे बच्चा भूकंप के कारण 2 प्रकार के होते हैं। भूकंप के कारण, ठीक है जी, भूकंप के कारण, भूकंप के कारण, रीजंस ऑफ अर्थक्वेक, रीजंस ऑफ अर्थक्वेक, रीजंस ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के कारण क्या है?
तो मेरे बच्चा भूकंप के दो कारण हैं। भूकंप का पहला कारण है मानव निर्मित कारण, बोलो मानव निर्मित, एक है मानव निर्मित, यानी कि ह्यूमन मेड, और भूकंप का दूसरा कारण है, और दूसरा कारण क्या है मेरे बच्चा? दूसरा कारण है प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। एक है मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मेड, और एक है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? अब ये मानव निर्मित कारण क्या है? सबसे पहले मानव निर्मित कारण की चर्चा आपके साथ करेंगे। तो बेटा दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। दो प्लेटें हैं भाई, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें जहां मिलती हैं उसे विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र कहा जाता है। विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र, अस्थिर क्षेत्र, टेक्टोनिकली अनकॉन्स्टेंट एरिया, टेक्टोनिकली अनकॉन्स्टेंट एरिया विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र है। यह है टेक्टोनिकली अनकॉन्स्टेंट एरिया है, विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र। और मेरे बच्चा अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र की, टेक्टोनिकली अनकॉन्स्टेंट एरिया की, तो इस टेक्टोनिकली अनकॉन्स्टेंट एरिया इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर प्लेटों में मूवमेंट होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। प्लेट्स के बीच मूवमेंट हो सकता है, यहां से या तो टकरा सकती हैं, दूर जा सकती हैं, यानी कि मूवमेंट, संचलन की संभावना ज्यादा है। इसीलिए इस एरिया को अस्थिर क्षेत्र, अनकॉन्स्टेंट एरिया कह रहे हैं। और इस क्षेत्र में आप क्या कर दो? परमाणु बम से परीक्षण कर दो, लगातार खुदाई करो, दे खुदाई दे खुदाई दे खुदाई। काहे के लिए खुदाई कर रहे हो लगातार? मेरे बच्चा लगातार आप खुदाई कर रहे हो, बोलो किसके लिए? सड़क बनाने के लिए, बांध निर्माण के लिए आप कंटिन्यूअसली खुदाई कर रहे हो। तो मेरे बच्चा क्या हो सकता है? तो कंपन पैदा हो सकता है, और वो कंपन ही क्या कहलाता है? वो कंपन, वो वाइब्रेशन ही भूकंप कहलाता है, वो वाइब्रेशन ही अर्थक्वेक कहलाता है। मेरे बेटा बोलो, अर्थक्वेक कहलाता है, वो वाइब्रेशन ही अर्थक्वेक है। ठीक है जी। चलिए, अब दोनों कारण आपने समझ लिए, यानी कि कहने का मतलब एक कारण तो है मेरे बेटा क्या? मानव निर्मित, ह्यूमन मेड। इसका मतलब विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में, टेक्टोनिकली अनकॉन्स्टेंट एरियाज में आप लगातार क्या करोगे? खुदाई करो, परमाणु बम का परीक्षण करो, तो मेरे बच्चा भूकंप आ सकते हैं। ये मानव निर्मित कारण है। और प्राकृतिक कारण क्या है? प्लेटीय संचलन। अगर प्लेटों में जो मूवमेंट है वो नेचुरली हो रही है, प्राकृतिक कारण से हो रही है, तो मेरे बच्चा वो क्या है? बोलो फटाफट से। प्राकृतिक कारण से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो प्राकृतिक कारण है भूकंप का। तो दो ही कारण भूकंप के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक होता है मेरे बच्चा मानव निर्मित। यहां देखिए, भूकंप के कारण है नंबर 1 पर मानवीय यानी ह्यूमन मेड, और नंबर 2 पर प्राकृतिक मेरे बच्चा। ठीक है जी, दो प्रमुख कारण हैं, और बाद बाकी ये चीज आप छोड़ सकते हैं। प्लेट विवर्तन एक सिद्धांत दे रखा है कि इसके जो मुख्य इसके सलाहकार यानी कि ये प्रतिपादन प्रमुख तौर पर कौन थे? तो हैरी हेस हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। आखिरकार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या? जो पृथ्वी के क्रस्ट में प्लेटों की व्याख्या करता है वही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। सर इससे बाहर तो नहीं जाएगा पेपर में सिद्धार्थ सिंह जी? ऐसी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, मामला यूपीएससी का है, बाहर भी जा सकता है, लेकिन हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। बस हमारे हाथ में क्या है कि हम अपना बेस्ट दें, हम अपना बेस्ट देंगे, बाद बाकी सब ईश्वर संभालेंगे। अगर सब कुछ यहीं से आ जाता तो भाई मेरी जितने भी एनडीए में सिलेक्शन होंगे वो फिर मेरी क्लास से ही होंगे,
ऐसा संभव नहीं है, हैं? तो मेरे बच्चा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूपीएससी कई बार काफी कठिन भी दे देता है प्रश्न, लेकिन फिर भी अगर 20 प्रश्न भी ज्योग्राफी से आए तो लगभग 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे यार, लगभग 10 तो कर ही लोगे आप, है ना। चलिए अब इसके बाद मेरे बच्चे हम बात करेंगे आपके साथ मानवीय कारण की। मैंने क्या बताया था कि विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में, बोलो, टेक्टोनिकली अनकॉन्स्टेंट एरियाज में, अस्थिर क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण, सड़कें बनाना, बांध का निर्माण करना, ये सब मानवीय कारण है, ह्यूमन मेड रीजंस है। और प्राकृतिक कारण क्या है, प्राकृतिक कारण है प्लेटीय संचलन यानी कि प्लेट मूवमेंट। ये क्या, ये प्राकृतिक कारण है मेरे बच्चा। काय चीज का प्राकृतिक कारण है, भूकंप का मेरे बच्चे। क्लियर है। 3 प्रकार से संचलन कर सकते हैं प्लेटें, या तो एक दूसरे से टकरा सकती हैं कुछ इस प्रकार, या एक दूसरे से दूर जा सकते हैं कुछ इस प्रकार, और या एक दूसरे के सारे ऐसे ऐसे सरक सकती हैं कुछ इस प्रकार। बोलो ये क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया भाई, एग्जैक्ट है। चलिए अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अब मैं बात करूंगा आपके साथ एक विशेष मुद्दे पर। यार एक चीज मुझे बताओ कि प्लेटें जो हैं इस जगह पर एक दूसरे से क्या हो रही है, मिल रही हैं, ठीक है। और अगर कंपन हो रहा है तो इन मार्जिनल इलाकों में ही हो रहा है, ऐसे करके मार्जिनल इलाकों में कंपन हो रहा है, ऐसे करके यो। लेकिन शुरुआत यहां से हो रही है, इस जगह पर मूवमेंट हो रहा है विशेष तौर पर, लेकिन वाइब्रेशन यहां भी महसूस हो रहा है, यहां भी महसूस हो रहा है, यहां भी महसूस हो रहा है। इसी प्रकार कंपन मार्जिनल यानी कि जो टक्कर है या एक दूसरे से दूर जाना है वो मार्जिनल इलाकों में हो रहा है, लेकिन कंपन यहां भी हो रहा है, वाइब्रेशन यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। कारण क्या है, बीच प्लेट में वाइब्रेशन के पहुंचने का कारण क्या है, बीच प्लेट में वाइब्रेशन का कारण है प्लेटें। भूकंप के दौरान मेरे बच्चों कुछ प्लेटें निकलती हैं, सॉरी भूकंप के दौरान कुछ प्लेटें नहीं, तरंगे, भूकंप के दौरान कुछ सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं, भूकंपीय तरंगें क्रिएट होती हैं, और भूकंपीय तरंगें जहां जहां जाती हैं वहां वहां वाइब्रेशन महसूस होता है। भूकंपीय तरंगें जहां जहां जाएंगी मेरे बच्चों वहीं वहीं वाइब्रेशन जो है वो क्या होगा, महसूस होगा ही होगा। मेरे प्यारे बच्चा इस चीज को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जहां जहां मेरे बच्चे तरंगे जाएंगी वहां वहां वाइब्रेशन महसूस होगा। और भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं मेरे बच्चे, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। देखो ये भूकंपीय तरंगों के प्रकार हैं, ये देखिए यहां पर पहला प्रकार है प्राथमिक तरंगें यानी कि पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। दूसरा प्रकार है द्वितीयक तरंगें यानी कि एस वेव्स। और तीसरा प्रकार है दीर्घावधि तरंगें या धरातली तरंगें यानी कि लॉन्ग पीरियड वेव्स। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं भाई, एक है प्राइमरी वेव, एक है द्वितीयक तरंगें, एक है दीर्घावधि तरंगें या धरातली तरंगें। बोलो ये क्लियर है, तरंगे 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 तरंगे, ओके क्लियर, समझ में आ रहा है। अब बात आती है कि ये तरंगें जो हैं इनकी विशेषता क्या है, क्या विशेषता है, क्या इनकी स्पेशलिटी है। तो मेरे बच्चों भूकंपीय तरंगों की अगर हम तीव्रता की चर्चा आपके साथ करें तो सॉरी विशेषता की चर्चा करें तो विशेषताएं स्पेशलिटीज ये रही, पी वेव्स की स्पेशलिटी ये रही, एस वेव्स की स्पेशलिटीज ये रही, और एल वेव्स की स्पेशलिटीज कुछ इस प्रकार है। पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स क्या है, इनकी गति सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है इनकी गति, मैक्सिमम मेरे बच्चा होती है। और एस वेव्स की गति पी से तो कम है और एल से ज्यादा है। पी से क्या है कम और एल से क्या है ज्यादा। और दीर्घावधि तरंगों की गति जो है वो सबसे कम होती है। बोलो जी, दीर्घावधि तरंगों की, लॉन्ग पीरियड वेव्स की जो गति होती है वो सबसे कम होती है मेरे बच्चे, यहां पर ये देख लीजिए आप, है ना। अच्छा पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे कैसी हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यानी कि वो साउंड वेव्स की भांति गति करती हैं, यानी कि वो कुछ इस प्रकार से गति करती हैं, देखो ऐसे स्प्रिंग की भांति गति करती हैं।
संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ऐसे करके गति करती है। कैसे गति करती हैं? कुछ इस प्रकार से, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, कुछ इस प्रकार से गति करती हैं। स्प्रिंग की भांति गति करती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, लाइक लाइट वेव्स की भांति चलती हैं। इसका मतलब क्या है? ये कुछ इस प्रकार से चलती है, ऐसे करके। जैसे रस्सी का एक किनारा दीवार से बांध दो, एक अपने हाथ में ले लो, तो अगर उसमें झटका दोगे तो वो तरंग ऐसे करके जाएगी आगे करके, ऐसे करके। तो कुछ उस इसी प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो चलती हैं। और बात दीर्घावधि तरंगों की करें तो मेरे बेटा ये जो हैं वो धरातल के केवल ऊपरी हिस्से में ही चलती हैं। बोलो, कहाँ चलती हैं? धरातल के ऊपरी हिस्से में ही ये चलती हैं, चला करती हैं बेटा। यहाँ देखिए, धरातल के केवल ऊपरी हिस्सों में, सरफेस के अपर पार्ट्स में ही चलती हैं। धरातल का मतलब सरफेस होता है, सरफेस के ओनली अपर पार्ट्स में ही ये चलती हैं। ठीक है जी मेरे बच्चा। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं यहां, तो ठोस में ये तीव्र गति से चलती हैं और तरल में मंद गति से चलती हैं। सॉलिड में फास्ट स्पीड से और लिक्विड में स्लो स्पीड से ये गति करती हैं। ठोस में तीव्र गति से चलती हैं और तरल में कैसे चलती हैं? लिक्विड में कैसे चलती हैं? वहां स्लो मोशन से चलती हैं मेरे बच्चे। अच्छा, ये एस वेव्स की बात करें तो ये केवल और केवल ठोस में ही चलती हैं, केवल और केवल ठोस में चलती हैं। तरल में ये विलुप्त हो जाती है मेरे बच्चा, गायब हो जाती हैं, हैं? तरल में विलुप्त हो जाती है, इनविजिबल हो जाती हैं, तरल में विलुप्त हो जाती हैं, हो जाती हैं। लिक्विड में कैसे हो जाते हैं? इनविजिबल हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं भाई। और ये क्या है? एल वेव्स क्या है? सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे हैं ये भाई, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे। बोलो जी, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए। अब ये भाई धरातल के केवल ऊपरी हिस्सों में ही चलेगी, तो आप सोचो यार, एक उदाहरण के तौर पर सोच सकते हो कि एक बंदा 3 लोगों से लड़ना है उसे। पहले व्यक्ति से पूरी एनर्जी के साथ लड़ा, दूसरे व्यक्ति से वो एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ तो लड़ने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसकी एनर्जी वहां लो हो जाएगी। और तीसरे व्यक्ति से जब वो लड़ेगा तो तीसरा व्यक्ति उसे पूरी तरीके से धराशायी कर देगा। यानी कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन साबित हुआ? सबसे ज्यादा विनाशकारी तीसरा व्यक्ति साबित हुआ है। बोलो, सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन साबित हुआ? तीसरा व्यक्ति सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ मेरे बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? एग्जैक्ट है कि नहीं है? चलिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड मेरे बेटा, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से सबसे विनाशकारी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी हैं बेटा? तो एल वेव्स हैं, क्योंकि सरफेस के अपर पार्ट पे चल रही हैं, ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है। और पी वेव सबसे पहले पहुंच जाएगी, एस वेव बाद में पहुंचेगी, उसके बाद सबसे लास्ट में पहुंच रही हैं, एकदम फुल एनर्जी के साथ प्रहार करके सबसे विनाशकारी तरंगें बन जाती हैं। क्लियर है जी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अच्छा कुछ चीजों पर और भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। जैसे अब ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का भूगर्भ है, भूगर्भ यानी कि धरातल के अंदर की क्षेत्र है। यहां देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पृथ्वी के धरातल के अंदर का क्षेत्र है मेरे बेटा। पृथ्वी के धरातल के अंदर स्थित वो क्षेत्र, यह पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित वो क्षेत्र जहां से भूकंपीय तरंगें चलना प्रारंभ करती हैं। जहां से कौन? भूकंपीय तरंगें चलना प्रारंभ करती हैं, वो मेरे प्यारे साथी, जहां से भूकंपीय तरंगें चलना प्रारंभ करें, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो क्षेत्र भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप मूल, अंग्रेजी में उसी को फोकस के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं अंग्रेजी में उसी को।
और भूकंपीय तरंगें सिस्मिक वेव्स सबसे पहले पृथ्वी के धरातल के जिस बिंदु पर पहुंचती हैं उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र मेरे बच्चा उसे कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी में इसी को एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। ये भूकंप मूल है, ये भूकंप अधिकेंद्र है, ये फोकस है और ये एपिसेंटर है। पृथ्वी के धरातल के अंदर जिस बिंदु से भूकंपी तरंगों ने चलना प्रारंभ किया वो भूकंप मूल, और पृथ्वी के धरातल के अंदर से चलने के बाद पृथ्वी के धरातल पर जिस बिंदु पर सबसे पहले भूकंपी तरंगें महसूस हुई, यानी भूकंप के झटके सबसे पहले जहां महसूस हुए वो भूकंप अधिकेंद्र है। जहां भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंची वो एपिसेंटर यानी कि भूकंप अधिकेंद्र है मेरे बच्चे। उम्मीद है आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। पृथ्वी के भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें चलना प्रारंभ करती हैं उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, और पृथ्वी के धरातल के जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं, उसे एपिसेंटर कहा जाता है, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, उसे एपिसेंटर कहा जाता है मेरे बच्चे। भूकंप अधिकेंद्र, एपिसेंटर मेरे बेटा उसी को हम लोग कहते हैं। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों ही पॉइंट आपको समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेरे भाई भूकंप के प्रकारों की। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है जी, भूकंप के आखिरकार कितने प्रकार होते हैं, द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। फिर हम बात करेंगे भूकंप के मापन की, द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। इस चीज की चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले भूकंप के प्रकारों को जानते हैं मेरे बच्चा। क्या चीज को जानेंगे बेटा? भूकंप के प्रकारों को हम लोग जानेंगे सबसे पहले हैं। भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के प्रकार मेरे बच्चों। भूकंप के कितने प्रकार होते हैं प्यारे साथी? तो भूकंप 3 प्रकार का होता है। बोलो कितने प्रकार का होता है? भूकंप 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है मेरे बच्चे भूकंप। पहला प्रकार क्या है जरा बताओ? बोलो कौन सा प्रकार है? दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। एक होते हैं सामान्य भूकंप, सामान्य है ना। एक होते हैं भाई मध्यवर्ती, मॉडरेट, मध्यवर्ती, और तीसरे होते हैं पातालीय। तीसरे होते हैं पातालीय, प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स। 0 अगर भूकंप मूल क्या होता है? फोकस, जहां से भूकंपी तरंगें चलना प्रारंभ करती हैं। अगर भूकंप मूल की गहराई 0 से 50 किलोमीटर के बीच हो तब उसे सामान्य भूकंप कहा जाता है। जब भूकंप मूल की गहराई 50 से 250 किलोमीटर के बीच हो तब इसे मध्यवर्ती भूकंप कहा जाता है, और जब भूकंप मूल की गहराई 250 से 700 किलोमीटर के बीच हो तब इसे पातालीय भूकंप कहा जाता है। सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पातालीय भूकंप। सामान्य भूकंप क्या है? जहां भूकंप मूल की गहराई 0 से 50 किलोमीटर के बीच हो। मध्यवर्ती भूकंप क्या है? जहां भूकंप मूल की गहराई 50 से 250 किलोमीटर के बीच हो। और पातालीय भूकंप क्या है? जहां भूकंप मूल की गहराई 250 से 700 किलोमीटर के बीच हो। बोलो मेरे बच्चे समझ में आ रहा है? भूकंप मूल की गहराई के आधार पर, फोकस की डेप्थ के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं मेरे बेटा, और हमने उन तीनों प्रकारों के भूकंप को यहां पर देख लिया है, लिखा हुआ है। देखो, सामान्य भूकंप है ना,
मॉडरेट जब भूकंप मूल की गहराई 50 किलोमीटर तक हो, मध्यवर्ती भूकंप इंटरमीडिएट 50 से 250 किलोमीटर भूकंप के मूल की गहराई हो, और पाताली भूकंप यानी प्लूटोनिक अर्थक्वेक 250 से 700 किलोमीटर के बीच भूकंप मूल की गहराई हो, तो मेरे बच्चा उसे हम पातालीय भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पातालीय भूकंप उसको हम कहते हैं। प्लूटोनिक अर्थक्वेक उसको हम कहते हैं मेरे बच्चे जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे भूकंप का मापन। भूकंप का मापन, भूकंप का मापन, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। बोलो, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का मापन। अच्छा बताओ, भूकंप का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? तो मेरे बेटा भूकंप का मापन सीस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से किया जाता है। किस यंत्र की सहायता से मेरे बेटा? सीस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से, की सहायता से। सीस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से हम लोग भूकंप का मापन करते हैं। किस यंत्र की सहायता से भाई? सीस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से। काय का मापन करते हैं? भूकंप का मापन करते हैं मेरे बेटा। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन करते हैं। पृथ्वी के अंदर मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर इस जगह पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता क्या थी, इस जगह पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता क्या रही, यहां पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता क्या रही, यहां पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता क्या रही, यहां पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता क्या रही। इस प्रकार से सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी मेजर करते हैं हम लोग। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मेजर करते हैं हम लोग। किसकी सहायता से? सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से। अच्छा, जैसे आपने रेडियो देखा है, रेडियो, रेडियो, रेडियो में एक ऐसे ऊपर मीटर लगा होता है, स्केल लगा होता है, नीचे मीटर होता है, मीटर को घुमाते हैं स्केल चेंज होता है। क्या होता है? स्केल चेंज होता है। मेरे बच्चे कब चेंज होता है? जब हम मीटर को घुमाते हैं तब चेंज होता है। मेरे प्यारे साथी, इसी प्रकार सीस्मोग्राफ यंत्र में 3 में से किसी एक पैमाने का यूज हम कर सकते हैं। इनमें से एक पैमाना है रोसीफेरल, रोसीफेरल, एक पैमाना है मर्केली, और एक पैमाना है रिक्टर। रोसीफेरल पैमाना, मर्केली पैमाना और रिक्टर पैमाना। वर्तमान समय में 3 में से किसी भी एक पैमाने का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पैमाना वर्तमान समय में कौन सा है? रिक्टर पैमाना है। मेरे बच्चों, वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण पैमाना बताओ जी कौन सा है? मेरे प्यारे साथी, वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण पैमाना जो है वो रिक्टर पैमाना है। प्यारे बच्चा, कौन सा पैमाना सबसे महत्वपूर्ण है भैया? वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण पैमाना रिक्टर पैमाना है। ये आप अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, जान लो। रिक्टर पैमाना मेरे बेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन आएगा कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन कैसे करते हैं? तो भैया वहां पर एक आंसर हो सकता है सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा, और एक आंसर यह भी हो सकता है रिक्टर पैमाने के द्वारा, क्योंकि सीस्मोग्राफ यंत्र में रिक्टर पैमाना सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है जिसको हम लगाते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर मैंने जो चीज समझाई वो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पूर्ण मुझे विश्वास है। चलिए देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन सीस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से किया जाता है। किसका? सीस्मिक इंटेंसिटी का, सीस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी का मापन मेरे बच्चे। ठीक है जी। और मेरे प्यारे साथी, ये जो सीस्मोग्राफ यंत्र है इसमें 3 में से किसी एक पैमाने का यूज किया जाता है। इनमें एक पैमाना है रिक्टर पैमाना, एक है मर्केली पैमाना और एक है रोसीफेरल पैमाना।
एक कौन सा है, रिक्टर पैमाना है, एक है मर्केली पैमाना, और एक कौन सा है, रॉसी फेरल पैमाना। 3 पैमाना है, ठीक है जी। रिक्टर पैमाना, मर्केली पैमाना और रॉसी फेरल पैमाना। 3 में से किसी भी एक प्रकार का पैमाना है, उसका यूज हम कर सकते हैं। बोलो, 3 में से किसी भी एक पैमाने का यूज यहां पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पैमाना रिक्टर पैमाना है। अच्छा, रिक्टर पैमाना महत्वपूर्ण है तो क्या गुरुजी इससे और भी डीप क्वेश्चन आ सकते हैं? मेरे बच्चों बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं कि रिक्टर पैमाने पर मेरे भाई एक चीज आप ध्यान रखना। क्या चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों? एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ये पैमाना है, स्केल है, अब यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, एक पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5वीं इकाई, 6वीं इकाई, 7वीं इकाई। रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में, प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना ज्यादा तीव्रता रखती है। अब जैसे कभी भूकंप आया 3 तीव्रता का, अगली बार भूकंप आया 4 तीव्रता का, तो क्या तीव्रता 1 यूनिट बढ़ी है? ना जी, तीव्रता 10 गुनी बढ़ गई है। मेरे बच्चा कितनी बढ़ गई है? 10 गुनी, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, 10 गुनी बढ़ गई है मेरे बेटा। क्या बढ़ गई है? तीव्रता की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, तीव्रता 10 गुनी बढ़ गई मेरे बच्चा, ठीक है जी। और ऊर्जा लगभग 31.6 गुनी बढ़ गई है। यानी कि रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना ज्यादा तीव्रता और लगभग 31.6 गुना ज्यादा ऊर्जा रखती है। यह आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है जी। ये आपको क्या करना है? जानना है। और सुनो, रिक्टर पैमाने पर 2 तीव्रता तक का भूकंप मनुष्य के द्वारा महसूस नहीं किया जाता। 2 से अधिक तीव्रता का जब भूकंप आएगा तब ही मनुष्य उसको महसूस कर पाएगा, अन्यथा मनुष्य महसूस ही नहीं कर पाएगा। क्या बोलो? मनुष्य उसको, ह्यूमन उसको महसूस ही नहीं कर पाएगा अगर 2 तीव्रता तक का भूकंप आ रहा है तो मेरे बेटा, ठीक है जी। अच्छी तरीके से समझ रहे हो आप? क्लियर है? चलो, बहुत ही अच्छी बात है ये तो यार। यहाँ लिखा हुआ है देखो साफ शब्दों में कि रिक्टर पैमाने पर 2 तीव्रता तक का भूकंप मनुष्य के द्वारा महसूस नहीं किया जाता है, और रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई से 10 गुना ज्यादा तीव्रता रखती है, 10 टाइम्स ज्यादा इंटेंसिटी, तीव्रता जो है वो रखती है, प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में। अच्छा, अब देखो यहां एक चीज और देखो, जैसे ये पृथ्वी का ग्लोब है, अर्थ्स ग्लोब, पृथ्वी का ग्लोब। मेरे बच्चा यहां 3 पॉइंट में बना रहा हूं, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। यहां भी भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कितनी है? 5 यूनिट है। यहां भी भूकंपीय तरंगों की तीव्रता 5 यूनिट है, और यहां भी भूकंपीय तरंगों की तीव्रता 5 यूनिट है। यहां वर्ष 2002 में भूकंप आया है, यहां वर्ष 2004 में भूकंप आया है, और यहां वर्ष 2006 में भूकंप आया है। यानी भूकंप तो भिन्न भिन्न समय में आया है। बोलो बेटा, भूकंप तो भिन्न भिन्न समय में आया, लेकिन तीव्रता समान है। काय की तीव्रता? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता समान है। अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है वो मेरे प्यारे साथी क्या है? वो समान है। और ऐसे स्थान पृथ्वी के ग्लोब पर, ऐसे शहर, ऐसे स्थान जहां समान तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। कैसे भूकंप आते हैं? समान तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। उन स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है। समभूकंप रेखा, इसी को भूकंप समघात रेखा भी कहते हैं, भूकंप समघात रेखा भी कहते हैं।
अंग्रेजी में इसी को आइसोसीस्मल लाइन भी कहते हैं। बोलो जी, अंग्रेजी में इसी को आइसोसीस्मल लाइन भी कहते हैं। सम भूकंप रेखा, भूकंप समघात रेखा या आइसोसीस्मल लाइन कहते हैं मेरे बेटा इसको। ठीक है जी। अच्छा चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं 2-3-4 प्लेस और भी हैं। जैसे एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, 3 प्लेसेस हैं, 3 स्थान हैं मेरे बच्चे। तीनों स्थानों पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता अलग अलग है। यहां भूकंपीय तरंग की तीव्रता 4 है, यहां तीव्रता 5 है, यहां 6 है। यहां 4 तीव्रता है, 5 तीव्रता है, 6 तीव्रता। यहां भूकंप आया 2004 में, यहां भी 2004 में, और यहां भी 2004 में। ठीक है जी। और मेरे बच्चा, ऐसे स्थानों को मिलाने के लिए अगर कोई काल्पनिक रेखा मैं खींचूं, ऐसे स्थानों को मिलाने के लिए अगर मैं कोई इमेजिनरी लाइन खींचूं, काल्पनिक रेखा खींचूं, तो मेरे बच्चा ये रेखा क्या कहलाएगी? यानी कि ऐसे स्थान पृथ्वी के ग्लोब पर जहां समान समय में भूकंप आता है, चाहे भले ही इंटेंसिटी तीव्रता अलग अलग क्यों ना हो, उन स्थानों को मिलाने के लिए अगर मैं कोई काल्पनिक रेखा खींचता हूं, तो ये रेखा क्या कहलाएगी बेटा? बोलो, क्या कहलाएगी? होमोसिस्मल लाइन कहलाएगी। ठीक है जी। बोलो बच्चा, क्या? होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन उस रेखा को हम लोग कहेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, यहां पर देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सम भूकंप रेखा अथवा भूकंप समघात रेखा कहलाती है। और मेरे बच्चा, पृथ्वी के ग्लोब पर ऐसे स्थान जहां समान समय में भूकंप आते हैं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। बोलो, क्या कहलाती है? होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। बताओ जी मेरे बच्चा, क्या कहलाती है? होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। क्लियर है कि नहीं है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? एक है होमोसिस्मल लाइन और एक है आइसोसिस्मल लाइन। आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चों। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अब बात आएगी भूकंप का विश्व वितरण, द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक। सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है मेरे बच्चा? सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो प्रशांत महासागर के तटों पर आता है। ये देखो, ये प्रशांत महासागर है, संसार का सबसे बड़ा महासागर। प्रशांत प्लेट भी कह सकते हैं इसको, प्रशांत प्लेट। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे पैसिफिक प्लेट। अंग्रेजी में इसको पैसिफिक प्लेट कहेंगे, प्रशांत प्लेट कहेंगे। हैं मेरे बेटा, इसके इधर एक तरफ 2 प्लेटें हैं। कौन सी? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और नीचे है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्लेट मेरे बच्चों। और अगर इधर जाओगे तो इधर देखो आप, यहां देखो फटाफट से, यहां मेरे बच्चा कौन कौन सी प्लेट है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। एक दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। 2 प्रकार की प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, और इधर यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इस प्रशांत प्लेट के लिए यार बड़े ही उसकी ताज्जुब की बात है, बड़े ही ताज्जुब की बात है मेरे बच्चा। कैसे? कि अगर प्रशांत प्लेट हल्का सा इधर मूव करे तो इनसे टकराएगी इन प्लेटों से और इनसे दूर जाएगी, ऐसे करके दूर जाएगी। और अगर थोड़ा सा इधर मूव करे तो इन प्लेटों से टकराएगी और इनकी सहायता से इनकी तरफ से दूर जाएगी।
और प्लेटें चाहे टकराएं एक दूसरे से चाहे दूर जाएं, दोनों ही स्थितियों में भूकंप आ सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में कंपन पैदा होता है। जैसे देखो, टकरा रही है तब भी कंपन पैदा हुआ और दूर जा रही है तब भी कंपन पैदा हुआ। दोनों ही स्थितियों में वाइब्रेशन, दोनों ही स्थितियों में कंपन पैदा होता है मेरे बच्चे। और यही कारण है कि विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी यहीं इसी क्षेत्र में आते हैं। बोलो जी, सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। मैक्सिमम अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। ये देखो भाई, विश्व के लगभग 60% के आसपास भूकंप और ज्वालामुखी इस बेल्ट में आते हैं। इसे अग्निवलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। इसे परिप्रशांत महासागरीय मेखला भी कहते हैं, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? सरकम पैसिफिक बेल्ट, पर प्रशांत महासागरीय मेखला कहते हैं इसको, सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं इसको मेरे बच्चे। ठीक है जी। और यहां विश्व के लगभग 60% या उससे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखा हुआ है कि पर प्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट, 60% के आसपास भूकंप और ज्वालामुखी मिलते हैं। दूसरी बेल्ट है मेरे बेटा मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहां संसार में लगभग 20% के आसपास भूकंप और ज्वालामुखी हमें देखने को मिल जाते हैं मेरे बच्चों। और इसी बेल्ट में भारत की स्थिति है। भारत कहां? इसी बेल्ट में। बस मैं आज की क्लास को यहीं तक रखूंगा। कल जब आपसे मुलाकात होगी तो मेरे बच्चा, कल यानी कि संडे को क्लास लेंगे 5 बजे शाम को। कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी आपकी, संडे को क्लास होगी नेक्स्ट। ठीक है जी, शाम 5 बजे होगी, 5 बजे मिलेंगे मेरे बच्चों। तो वहाँ कुछ स्पेशल क्लास लाऊंगा, ज्वालामुखी, उनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स वहाँ रहेंगे। ठीक है, आप सभी क्लास में जुड़ेंगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। दी एंड। और मेरे बच्चे, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।